أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. First, we start the session with some holy verses of Holy Quran. Can anybody tell me is my voice clear and share screen as well with you guys? कोई मुझे बता देगा स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? Yes, sir. Everything is clear, sir. So we have to start the session. In previous session, we will discuss about the low voltage circuit breaker and medium voltage circuit breaker and how it works. So, with the cause of some little bit of review about types of circuit breaker and how it works, so we have to discuss some kind of a little bit of review of previous session, and then after that review, we continue the session. So, प्रीवियस सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किन किन क्लास कंस्ट्रक्शन और किस टाइप्स के और किन बेसिस के ऊपर उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है। तो सर्किट ब्रेकर जो आपके होते हैं वो बनाए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर फीचर्स सच एज वोल्टेज क्लास के बिहाफ पे जैसे केवी रेटिंग के मुताबिक भी सर्किट ब्रेकर आते हैं, एम्पेयर रेटिंग के मुताबिक सर्किट ब्रेकर आते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी शॉर्ट सर्किट ब्रेइंग कैपेसिटी होती है उसके बिहाफ पे सर्किट ब्रेकर आते हैं। ये टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हो गए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन टाइप, ट्रिपिंग ट्रिपिंग मैकेनिज्म या ट्रिपिंग की जो ऑपरेशन के बिहाफ पे भी सर्किट ब्रेकर की क्लास को कैटेगराइज किया गया है जो कि टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी होता है। इस बिहाफ पे भी सर्किट ब्रेकर को हम कैटेगराइज करते हैं। इंटरप्टिंग टाइप, ये ट्रिपिंग इंटरप्टिंग वही चीज़ हो गई। एंड स्ट्रक्चरल फीचर के बिहाफ में सर्किट ब्रेकर्स बनाए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर इसके अलावा एडजस्टेबल भी होते हैं और फिक्स्ड रेटिंग बेस्ड सर्किट ब्रेकर भी होते हैं। पास सर्किट ब्रेकर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स भी होते हैं जिनके अंदर जैसे एयर सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर माइक्रो लॉजिक होती है। माइक्रो लॉजिक के साथ साथ इन सर्किट ब्रेकर्स के अंदर आपकी सीटीज़ लगी हुई होती हैं और इन सर्किट ब्रेकर्स के अंदर आपके सीटी पीटीज़ लगे हुए होते हैं और माइक्रोलॉजिक होती है। और इसके अलावा इनमें आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और इनमें जो आर्किंग होती है उसको काफ़ी हद तक मैनेज और ख़त्म करने की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर के बाद लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लेस देन 1000 VAC के बिहाफ पे कैटेगराइज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर की जो कॉमन टाइप है वो डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस बनाई जाती है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो आपके होते हैं वो MCB कहलाते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि 1 एम्पेयर या 6 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक जाता है। ट्रिगिंग कैपेबिलिटीज़ जो उनकी होती हैं 12 ली होती हैं और ये एडजस्टेबल सर्किट ब्रेकर नहीं होते जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होते हैं। इनकी जो टाइप्स होती हैं वो टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी बेस के ऊपर इनको कैटेगराइज किया जाता है। टाइप बी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो 3 to 5 टाइम्स फुल लोड के ऊपर ट्रिप करवा सकते हैं। टाइप सी जो है वो 5 to 10 टाइम्स फुल लोड पर ट्रिप करवा सकते हैं अपने ऑपरेशन को। और टाइप डी सर्किट ब्रेकर जो होते हैं वो ट्रिप करवा सकते हैं बिटवीन 10 to 20 टाइम्स फुल लोड करंट के बिहार। अच्छा, इसके बाद ये तो कैटेगराइजेशन ट्रिपिंग मैकेनिज्म की बेस पे हम सर्किट ब्रेकर को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इसी के बिहाफ पे हम वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर को अगर डिस्कस करें तो ये सर्किट ब्रेकर जो है वो 2500 एम्पेयर तक इस्तेमाल होता है। लेकिन पिछली मरतबा एक बात इसके हवाले से मैंने ये नहीं बताई कि 1000 एम्पेयर के बाद या 1000 एम्पेयर तक इस सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल फर्दर नहीं किया जाता। इसके बाद 1000 एम्पेयर वैसे आता तो 2500 एम्पेयर तक का है, लेकिन 2500 एम्पेयर की इंटरप्शन एक साथ करवाने के नतीजे में आर्किंग और फायर हज़ार्ड्स काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो कंसल्टेड और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि सर्किट ब्रेकर जो MCCB है वो 1000 एम्पेयर के ऊपर इस्तेमाल ना किया जाए। 1000 एम्पेयर के ऊपर अगर आप जाते हैं तो सर्किट ब्रेकर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होना चाहिए, कोई बताएगा इसके हवाले से?
जी जनाब, अगर 1000 एम्पेयर के ऊपर हमें सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करना हो और हम MCCB नहीं इस्तेमाल कर सकते उन वजूहात की बिना पर जो मैंने बताई हैं, तो फिर हम कौन सा सर्किट ब्रेकर है जो इन ल्यू ऑफ या इंस्टेंट ऑफ MCCB के बिहाफ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई बताएगा इस बात का जवाब देगा? जी जनाब, आशिफ साहब आप ही जवाब दे दें। तो यही बोल दे कि मुझे नहीं पता। सर काइंडली रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन अपना? मैंने ये पूछा है जनाब कि हम कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर ये कहते हैं कि आप जो है 1000 एम्पेयर के बाद MCCB जो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर है उसको इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि 1000 एम्पेयर के बाद जो टर्मिनल्स की स्विचिंग ऑन ऑफ ट्रिप होता है, इनमें ऑपरेशन जब परफॉर्म होते हैं तो इनमें आर्किंग, स्पार्किंग और फायर हजर्ड का चांस बहुत ज़्यादा होता है इनकी स्विचिंग के दौरान। इसीलिए कंसल्टेंट और कंडक्टर्स ये प्रेफर करते हैं कि 1000 एम्पेयर के बाद MCCB को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर मुझे 1000 एम्पेयर के ऑपरेशन मिसाल के तौर पे 2000 या 2500 एम्पेयर या 3000 एम्पेयर इस्तेमाल करना है, तो फिर मैं कौन सा सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करूँगा अगर मैं MCCB 1000 एम्पेयर के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकता? उस ब्रेकर का नाम पूछ रहा हूँ। जी। तो कोई बताएगा इसके हवाले से? AC भी यूज होगा ना सर? AC भी इस्तेमाल होगा जनाब, बिल्कुल यही जवाब है इसका। एयर सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होगा। एयर सर्किट ब्रेकर देखा है वैसे आपने? यस सर देखा है सर, 1600 एम्पेयर तक का देखा है। एम्पेयर मैंने मैंने तकरीबन 4-4.5 हज़ार एम्पेयर तक का देखा है, इसके ऊपर नहीं देखा, लेकिन बहरहाल आपने इससे ऊपर देखा है, बेहतरीन है। तो एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि जब वो कॉन्टैक्ट को मेक करता है, ब्रेक करता है, ट्रिप करवाता है, तो उसके अंदर आर्किंग, स्पार्किंग, फायर जो हैजर्ड्स होते हैं उसको रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना, बैनिश करने की कैपेबिलिटी MCCB के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसीलिए हम 1000 एम्पेयर के बाद जो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रेफरेंस एयर सर्किट ब्रेकर की होती है, MCCB की नहीं होती। ठीक है जी, तो यही इसका जवाब था। यहाँ से हम आगे चलते हैं फर्दर। फिर हमने आर्क इंटरप्शन के बारे में पढ़ा था कि आर्क इंटरप्शन क्या होती है और आर्क को इंटरप्ट करने के कौन कौन से मीडियम होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम उस पर बात कर लेते हैं। आर्क का जो एक पार्ट है, आर्क मतलब चिंगारी हो गई या एक छोटे लेवल की फायर हो गई, जब आपकी ये प्रोड्यूस होती है सर्किट ब्रेकर के अंदर, तो उसको किन किन मीडियम और किन किन लेवल्स के ऊपर आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये है कि उसको लो वोल्टेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लो वोल्टेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो फायर एक्सटिंग्विशर आर्क होती है वो उसको वैनिश कर देती है। दूसरी बात यह है इसमें कि जो वेपोराइजेशन ऑफ सम ऑफ द ऑयल ब्लास्ट और जेट ऑफ द ऑयल, ये इस्तेमाल किए जाते हैं मीडियम जो कि फायर और आर्क की इंटरप्शन है उसको इंटरप्ट करती है और उसको एज अ रिमूव कर देती है, वैनिश कर देती है। अच्छा जी, गैस इस्तेमाल की जाती है जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस होती है। ये गैस सर्किट ब्रेकर के अंदर आर्क को रिमूव करने वाला एक मीडियम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और कॉन्टैक्ट को हम गैस चैम्बर्स के अंदर मेक, ब्रेक और ओपन या ट्रिप कहने करवाते हैं। तो इन सब ऑपरेशन में गैस के मीडियम के अंदर जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं तो आर्किंग, फायर और स्पार्किंग का चांस काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है ड्यू टू इट्स गैस मीडियम। अच्छा, ये गैस मीडियम जो है 500 kV के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो SF6 है। 220 या 132 के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं हम वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। लेकिन अगर आप के इलेक्ट्रिक का जो ग्रिड देखें या जो कराची NKI ग्रिड देखें जहाँ हमारा विजिट हुआ था हमारे बैच का एक मरतबा, तो वहाँ पर हमें बताया गया था कि 220 kV के अंदर भी वो SF6 को ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक प्रोविज़न अगर आप देखें तो इंटरनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिलेगा जो कि 220 या 1 या लेस देन 220 kV के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मीडियम को एज अ गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो उसका रिस्क नहीं लेते, SF6 को 220 पे भी और 500 kV पे भी SF6 को ही चलाते हैं और अबव दैट के ऊपर भी वो SF6 को ही चलाते हैं। अच्छा जी, इसके आगे हम कंटिन्यू
करते हैं। इसके बाद फिर डिस्कशन होती है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर। कोई बताएगा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के अंदर ऑपरेशन किस तरह फुलफिल होता है? सर एक चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर सर, उसमें से एयर को कम्प्लीटली तौर पर निकाल दिया जाता है सर। सही है। और उसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ब्रेकर के 2 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड होते हैं, दूसरे मूविंग होते हैं सर। तो जैसे उसका ऑपरेशन होता है, मेक और ब्रेक होते हैं सर कॉन्टैक्ट्स आपस में, तो आर्क होता है, आर्क जो होता है ना वैक्यूम की वजह से खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से ऑपरेट इसमें होता है। और जो आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट आपके मेक होते हैं, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जिस तरह आशिक साहब ने बताया कि वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो आपस में मिलते हैं। और वैक्यूम चैम्बर्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट आपके ओपन और क्लोज होते हैं, और उसके नतीजे में वैक्यूम के मीडियम की वजह से आपका जो आर्किंग होती है, स्पार्किंग होती है, वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाती है, ये प्रोड्यूस नहीं होती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आप किस में इस्तेमाल कर रहे हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो 3366 केवी और तकरीबन 132 केवी तक इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके अबव वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल नहीं किए जाते। ठीक है, लेकिन सेफ साइड यही होता है कि वो 132 से अब नहीं करते और 66 केवी के बाद से इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक कॉल का ज़रा मैं रिसीव कर लेता हूँ। तो जी डॉक्टर फैसल की क्लास भी एंड हो गई है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो द सर्किट ब्रेकर्स में भी कंप्रेस एयर इंस्टॉल, जैसे ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं ऑपरेशन, जैसे एक रिव्यू करवा रहा था मैं इसके हवाले से। तो ये सब मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद फिर हमने सर्किट ब्रेकर सिलेक्शन के लिए सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी नेसेसिटी है, वो उसकी स्पीड ऑफ ऑपरेशन होना ज़रूरी है, डिस्टेंस होना ज़रूरी है आर्क के दरमियान और कॉन्टैक्ट के दरमियान, और ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रही होते हैं उनमें डिस्टेंस होना ज़रूरी है, और आर्क को सेपरेट मुख्तलिफ सेक्शन में किया जाता है। कूलिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो कूलिंग मैकेनिज्म भी सर्किट ब्रेकर में होना चाहिए। हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनके कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा हैवीली हीटअप हो रहे होते हैं, तो उनको कूल डाउन करने के लिए एयर ब्लास्ट मैकेनिज्म को भी इस्तेमाल किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी एक होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मीडियम की होती है। जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कॉन्टैक्ट के दरमियान, तो उसकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी उसकी एक कैपेबिलिटी सेंसिबिलिटी है। और ऑयल सर्किट ब्रेकर के अलावा जो एयर सर्किट ब्रेकर है, उस एयर इज़ द मीडियम, एंड वैक्यूम के अंदर वैक्यूम इज़ द मीडियम, एंड गैस में गैस इज़ द मीडियम। तो उनकी अपनी अपनी मीडियम के मुताबिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, जो कि क्वेंच करने की कैपेबिलिटी रखती है मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर के दौरान। मिनिएचर वोल्टेज जो सर्किट ब्रेकर्स हैं आपके, मिनिएचर वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो हैं, सॉरी मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, तो ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होते हैं आपके, इनमें जो एम्पेयर रेटिंग चल रही होती है वो 6300 एम्पेयर की चल रही होती है, और इनकी इंटरप्शन और इनको ऑपरेट करने के लिए फिर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अच्छा, मीडियम सर्किट ब्रेकर अगर हम कराची या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बात करें तो वो 11 केवी के बाद और 132 केवी तक जो वोल्टेज, या उससे लेस दैन दैट 6 केवी तक जो होते हैं नॉर्मली, वो हमारे लिए जाते हैं मीडियम वोल्टेज। और उसके लिए जो सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं वो मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहलाते हैं। तो ये केवी बेस आते हैं सर्किट ब्रेकर इसमें। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, लास्ट टाइम हमने इसके बारे में और इसके जो नेम टैग हैं इनके ऊपर बात कर ली थी। आर्क क्वेंचिंग क्या होता है, इसमें मैकेनिज्म, सोलिनॉइड, फिर इसमें प्लिंजर कैसे काम करता है, कॉन्टैक्ट कैसे मेक होते हैं, बायोमेटालिक स्ट्रिप कैसे काम करती है, वो सारे ऑपरेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे इसमें। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर बात की थी कि इसका ऑन स्टेट कॉन्टैक्ट क्या होता है और इसका ऑफ स्टेट कॉन्टैक्ट क्या होता है, और इसके बाद जो है करंट का फ्लो कैसे चलता है सर्किट ब्रेकर में फ्रॉम इनकमिंग कॉन्टैक्ट टू आउट गोइंग कॉन्टैक्ट ऑफ अ इंडिविजुअल एसपी सर्किट ब्रेकर। और ये करंट का फ्लो ये ऑरेंज कलर के लाइन के फ्लो से रिप्रेजेंट करा गया भी है इसके अंदर, जो आप देख सकते हैं।
ये भी लास्ट हमने डिस्कस कर लिया था। अख्तर भाई लाइनें मत डालें, अख्तर भाई अगेन लाइनें मत डालें, मैं आपको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? ये लाइनें मिटाएं जो आपने डाली है इसी वक्त, सॉरी सर, ये गलती से हो गई। मिटाएं इसको अभी। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं इसको। करंट इंटरप्ट जो मैकेनिज़्म है आपका, इस पे बात करते हैं। करंट इंटरप्ट मैकेनिज़्म कि वो किस तरह काम करता है। करंट इंटरप्ट मैकेनिज़्म के अंदर जो आपका सोलेनॉइड होता है, प्लंजर के ज़रिए से इसके इन बिटवीन जो एक कोर जा रहा होता है प्लंजर, उसके अंदर आपका जो करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना के तौर पे। रेटेड करंट के ऊपर दो ऑपरेशन में ये ऑपरेट हो सकता है जो आपका करंट इंटरप्शन मैकेनिज्म है। दो सूरतें कौन सी हैं? एक तो ओवरलोड और एक है शॉर्ट सर्किट। इन दोनों सूरत हाल में जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म परमिसिबल लिमिट से एक्सीड करेगी तो उसके नतीजे में जो ये प्लंजर है ये आपका मैकेनिज्म को ट्रिप करवा देगी। तो ये ऑन कॉन्टैक्ट है और ये ओपन कॉन्टैक्ट है। प्लंजर का जो मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन है वो इन बिटवीन इसके जा रहा होता है, जो दिखाया गया है इसमें कॉन्टेक्स्ट। आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैंने इस तरह से आपको ये बताया भी था कि इसके सेक्शंस पैरेलल के बने हुए होते हैं। आर्क को क्वेंच करवाया जाता है इन पैरेलल नंबर ऑफ सेक्शंस के अंदर और उसके बिहाफ पे इसको डिवाइड करवाया जाता है और आपके आर्क से प्रिवेंशन हो जाती है आपके सर्किट ब्रेकर और सिस्टम की। तो ये इसलिए मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर में डाला जाता है। और ये कहाँ पर बिल्ड होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। सर्किट ब्रेकर के अंदर ये इस जगह पर लगाया जाता है, यानी यहाँ पे ये है। तो ये मैकेनिज्म होता है जो कि आर्क को क्वेंच करता है मुख्तलिफ तरह के सेक्शन और होल्डर्स के अंदर जो कि पैरेलल ऑपरेशन से बने हुए होते हैं। और इन सेक्शन के अंदर आर्क आपकी आके डिवाइड हो जाती है। Up till now, anyone of you if have any kind of question during the session and regarding previous session, you may ask. Feel free to ask. I will answer the kind of question and resolve your queries. If you have any kind of question regarding today's session, please feel free to discuss. Otherwise, I continue the session. Okay. After that, this is another view of arc quenching mechanism. ओवर हीट प्रोटेक्शन के ऊपर अब बात करते हैं कि ओवर हीट प्रोटेक्शन भी किस तरह से काम करता है मैकेनिज्म। तो ओवर हीट प्रोटेक्शन में द MCBs also provide protection against overheating. It uses a bimetallic strip. इसमें bimetallic strip यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। For the same, the arrangement of bimetallic strip is, अच्छा अब समझ लेना, जो थर्मल प्रोटेक्शन से प्रिवेंशन के लिए जो मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है वो बायोमेटालिक स्ट्रिप है। बायोमेटालिक स्ट्रिप इस कॉन्टैक्ट से यहाँ से ज्वाइन होती हुई यहाँ पे मिली हुई है। जब ये कॉन्टैक्ट, ये आउटगोइंग का कॉन्टैक्ट है, आउटगोइंग का कॉन्टैक्ट, इनकमिंग का कॉन्टैक्ट नीचे होता है और आउटगोइंग का ऊपर की जानिब होता है। दिखा देता हूँ वायरल करके, है नहीं वायरल इसमें, लेकिन इनकमिंग का कॉन्टैक्ट ये होता है और आउटगोइंग का कॉन्टैक्ट ये होता है। तो आपका जो लोड ड्राइव हो रहा होता है ब्रेकर के ज़रिए वो यहाँ पे हो रहा होता है। तो इसीलिए इस कॉन्टैक्ट की तरफ आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप लगाई जाती है। और याद रखें, आप हमेशा सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक चीज़ गलत मत करिएगा और वो ये है कि आप जो है इनकमिंग ऊपर लगा दें और आउटगोइंग नीचे से लगा दें। सर्किट ब्रेकर इसमें काम तो कर जाएगा लेकिन ये हार्मफुल होता है सर्किट ब्रेकर के पूरे ऑपरेशन में। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप आउटगोइंग के ऊपर अपना यहाँ पे वायर प्लेस करते हैं, अपना लोड यहाँ कनेक्ट करते हैं, तो वो जो हीट डेसिपेशन होती है या हीट अप ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट होती है वो सिर्फ यहीं पे बेयर होगा। लेकिन अगर आपने अपना लोड यहाँ कनेक्ट कर दिया और यूटिलिटी यहाँ कनेक्ट कर दी तो उससे होगा ये कि सेंसिंग पूरे सर्किट ब्रेकर की होते हुए ये सब कुछ गर्म हो जाएगा अगर आपने आउटगोइंग अपनी नीचे की जानिब लगा दी, जबकि बायोमेटालिक स्टिक आपकी ऊपर लगी हुई है। तो इसीलिए यही रूल ऑफ थंब है कि जब भी आप कॉन्टैक्ट मेक करते हैं, कॉन्टैक्ट लगाते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, तो इनकमिंग के अंदर होता यह है कि आप उसको बॉटम से कनेक्ट करते हैं और आउटगोइंग के लिए होता है कि आप उसको ऊपर की जानिब से कनेक्ट करते हैं
और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी बायोमेटालिक स्ट्रिप यहाँ पे लगी हुई होती है, और जैसे ही कोई थर्मल इम्पैक्ट सर्किट ब्रेकर ऑफ द कॉन्टैक्ट के ऊपर आता है तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो मोल्ड हो जाती है और ये कॉन्टैक्ट को छोड़ के नीचे की तरफ आ जाती है और तब तक मुड़ी रहती है जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए, कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा और आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। सो द बायोमेटालिक स्ट्रिप इज मेड अबव टू मेटल्स विद डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट। बायोमेटालिक का मतलब उसके नाम से ही जाहिर है कि दो मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप, और उर्दू में इसे दो धाती पतरी भी कहा जाता है। ये अमूमन हमारे थर्मोस्टेट में लगी हुई होती है, इस्त्री में लगी हुई होती है, हीटर्स में लगी हुई होती हैं, और बहुत सारे हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ओवन होते हैं, हमारे कन्वेंशनल ओवन होते हैं, उन सब के अंदर ये चीज़ बिल्टन होती है, तो उनमें ये लगा हुआ होता है। वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है सर। जी मेरी आवाज़ कम आ रही है, कोई बताएगा ज़रा मेरी आवाज़ क्या कम आ रही है? नो सर, ठीक आ रही है मेरे सर। पास कम आ रही है, ये कुछ लोग तो बता रहे हैं सही आ रही है आवाज़। ओह, इसका क्या किया जाए? तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा और, बल्कि एक और हैंड्स फ्री भी है भाई, एक नई हैंड्स फ्री भी आई हुई है, अच्छा हो गया आज। तो मैं ये लगा के देखता हूँ, तो आप ट्राई करें ज़रा, अभी 1 मिनट वेट कर लें। अच्छा, इसमें आवाज़ सही आ रही है? कोई मुझे बताएगा आवाज़ सही आ रही है मेरी? यस सर। इसमें सही है? यस सर। ठीक, नई हैंड्स फ्री है भाई, तो कंटिन्यू करते हैं। अब बात कर रहे थे लास्ट when the current flow through the metallic strip। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि बायोमेटालिक स्ट्रिप के बारे में तकरीबन सब लोगों को पता होगा कि दो मेटल से बनी हुई स्ट्रिप होती है, जो कि दो अलग अलग डिसिमिलर मेटल्स को बनाया जाता है, जो लिया जाता है और उससे मिलाकर एक स्ट्रिप बनाई जाती है। और वो जो दो मेटल्स होते हैं उनमें आयरन हो सकता है और कॉपर हो सकता है या कैडमियम हो सकता है या सिल्वर हो सकता है। इट्स अप टू यू कि आप दो मेटल से मिलाकर, डिसिमिलर मेटल से मिला के, जिनका अलग अलग लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट होता है या थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट होता है, तो उनके मुताबिक आप ऐसे मेटल्स को लेते हैं। वो कोफिशिएंट, वो मेटल जिनके थर्मल कोफिशिएंट एक जैसे हों, आप उन्हें नहीं ले सकते, ठीक है? तो उससे आप मिलाकर बनाते हैं एक बायोमेटालिक स्ट्रिप और उसे यहाँ पर लगाते हैं। अब इसमें फ़ायदा ये होता है बायोमेटालिक स्ट्रिप लगाने का कि जब एक हीटिंग इम्पैक्ट इसके ऊपर आता है तो ये अपने आप को मोल्ड कर लेती है और कॉन्टैक्ट को ओपन कर देती है, यहाँ से छोड़ देती है, और फिर आपका कॉन्टैक्ट जब ओपन हो जाता है तो ये तब तक ओपन रहता है जब तक ये ठंडी होकर यहाँ पर नहीं मिल जाती, और इतने में आपका जो लोड चल रहा होता है वो भी ऑफ हो जाता है। तो आपकी मोटर मिसाइल के आप इसे चला रहे हैं कोई सिंगल फेस की, तो वो भी जब बंद हो जाती है तो कुछ आधे घंटे के बाद जब ये स्ट्रिप जाके वापस मिलेगी तो आपकी मोटर भी वो ठंडी हो चुकी होगी और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एम्पेयर और ओवरलोडिंग पे नहीं चलने की वजह से ठंडी हो चुकी होगी, और फिर वो दोबारा से इसमें ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर लेगी। तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है जो यहाँ लगाई जाती है और ये बेंड करती है और दोबारा से कॉन्टैक्ट ओपन और मेक करती है, जो कि इस्त्री में हो रहा होता है। उसके नतीजे में फिर आपका सर्किट ब्रेकर के अंदर ये ऑपरेशन फुलफिल होने के बाद बायोमेटालिक स्ट्रिप के ज़रिए से ये प्रिवेंशन इसके अंदर हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ तक ये डिटेल सारी हमारी हो जाती है। अब हम फर्दर इसके पार्ट 2 ऑफ लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशंस कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन, देयर आर सेवरल वेज ऑफ क्लासिफाइंग substations. However, the two most important ways of classifying them are according to सर्विस रिक्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर। इन दो चीज़ों की बुनियाद पर हम जो सब स्टेशन है उन्हें क्लासिफाई करते हैं। फर्दर इन्हें कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अ सब स्टेशन मे बी called upon to change
वोल्टेज लेवल और इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो सब स्टेशन जो हमारे होते हैं वो चेंज करते हैं आपके वोल्टेज लेवल को या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी लगा जाता है। टू कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपके सब स्टेशन होते हैं बाज़ औक़ात एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू द सर्विस रिक्वायरमेंट सब स्टेशन में बी क्लासिफाइड इनटू ट्रांसफार्मर सब स्टेशंस एंड स्विचिंग सब स्टेशंस, फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन एंड कन्वर्टिंग सबस्टेशन। अच्छा, कन्वर्टिंग सबस्टेशन पे यहाँ पे भी होता है। बात हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है। अच्छा, कोई पता है सबस्टेशन में ये डीसी का इम्पैक्ट कहाँ से आ गया, मतलब डीसी कन्वर्जन कहाँ से आ गई इसमें सर्विस रिक्वायरमेंट के मुताबिक एसी टू कन्वर्जन टू डीसी पावर सबस्टेशन में ये चीज़ कैसे फुलफिल हो सकती है? सर वहाँ पे बैटरी रूम होता है ना, बैटरीज होती हैं सब स्टेशन पे हमारे पास, तो उनकी चार्जिंग चार्जिंग जो होती है डीसी में ही होती है सर, क्योंकि ऐसी कन्वर्ट करके चार्ज किया जाता है बैटरी को। और कुछ रिलेज जो होती है हमारे फीडर्स की, कुछ डीसी रिलेज वहाँ ऑपरेट हो रही होती हैं, तो वहाँ से जो स्विचिंग हो रही है वो डीसी में कराते हैं सर। जी, एक जवाब तो इसका ये बिल्कुल है, और एक जवाब इसका ये भी है कि जिस तरह इन्होंने बताया उसी से ये बात निकल रही है। हमारे कुछ इस तरह के भी ऑपरेशन होते हैं इंडस्ट्री के कमर्शियल लेवल के जो कि डीसी पे चल रहे होते हैं, हाई वोल्टेज या नॉमिनल वोल्टेज। तो अगर यूटिलिटी की तरफ से हमें डीसी चाहिए तो ये लाजमी बात है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है कोई ना, और वो ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक से कि भाई मुझे प्रोवाइड करो डीसी, मुझे डीसी के 220 वोल्ट प्रोवाइड करो। मेरा एक मशीन है जो कि इतने वोल्ट पे चलती है, पुरानी है, सोफिस्टिकेटेड टाइप की नहीं है। तो उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी यूटिलिटी की वो डीसी होगी। तो के इलेक्ट्रिक अगर ये प्रोवाइड कर रही है उन्हें डीसी, तो उसके लिए उन्हें अपने सब स्टेशन के अंदर ऐसे कन्वर्टिंग या कन्वर्टर रिक्वायर्ड होंगे जो कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करेंगे और एज अ यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे डीसी आपके सर्विस के ऊपर, जो कि आप डीसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और फिनोमेना हो गया। दूसरी बात, एक उन्होंने बात की, दूसरी मैंने की, तीसरी ये बात इसमें होती है कि बाज़ हमारे जो यूज़र के एंड के ऊपर कह लें, जैसे आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर हो गया या आयरलैंड के अंदर हो गया, तो इस तरह के सॉकेट्स भी होते हैं जो कि घरों में लगे होते हैं, जो डीसी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अपना मोबाइल मुझे 5 वोल्ट डीसी पे चार्ज करना है, तो जस्ट मैं चार्जर को नहीं लगाऊंगा बल्कि उसकी केबल को सॉकेट में लगाऊंगा और अपने मोबाइल को यूटिलिटी से चार्ज कर लूँगा बिना चार्जर के। समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी मुझे डीसी प्रोवाइड कर रही है 5 वोल्ट या 12 वोल्ट चार्जर को चार्ज करने के लिए। अगर मुझे लैपटॉप अपना लगाना है तो वो कन्वर्टर के ज़रिए वो मैं लगा सकता हूँ। तो इन मकासद के लिए एसी एज वेल एज डीसी अगर मुझे यूटिलिटी से चाहिए होगा, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें मुझे इस तरह से मिल सकती हैं सबस्टेशन से एज अ यूटिलिटी के तौर पर। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ आती है? ये 3 बातें करी हैं आज इसके हवाले से। क्लियर यस है ना? सर। कोई सवाल अगर किसी का मज़ीद हो तो पूछ ले, वरना हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो इसलिए AC power into DC power etc. according to the service requirement of the user, requirement of the consumer. Either it is a domestic consumer, either it is a commercial consumer, and either it is then industrial consumer. तो उसके मुताबिक सबस्टेशन के अंदर ये प्रोविजन AC पावर और DC पावर का दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टेशन की बात करेंगे, सॉरी। तो ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जो आपके होते हैं, दो सबस्टेशन विच चेंज द वोल्टेज लेवल, जो वोल्टेज लेवल को तब्दील करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 132 kV आ रहे हैं ग्रिड से, या 66 kV आ रहे हैं ग्रिड से, और वो आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग पे आके कन्वर्ट करने हैं 11 kV। तो आप स्टेप डाउन करेंगे तो वोल्टेज लेवल आप इसमें कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम अप स्ट्रीमिंग टू डाउन स्ट्रीमिंग की तरफ। दैट इज़ the voltage level conversion. The electric supply are called transformer substations. These substations service power at some voltage and deliver it at some other voltage. Obviously, power will be the main component in such substations. Most of the substation in the power system are this type. अच्छा, ये याद रखें सबस्टेशन के अंदर जो वोल्टेज आपकी कन्वर्जन तो होती है, लेकिन रिएक्टिव पावर इस बाद उसमें कंट्रोल की जाती है, और पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट भी इन सबस्टेशन में की जाती है। अगर आप कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर
जो रेजिडेंशियल भी कहलाते हैं, अगर उनको आप ड्राइव कर रहे हैं और उनके एंड में पावर फैक्टर पुअर है, तो बाद सबस्टेशन में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करा जाता है रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हुए बाय यूजिंग पावर फैक्टर कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर्स। ठीक है, अच्छा याद रखें कि के इलेक्ट्रिक जो है सिंक्रोनस कंडेंसर को इस्तेमाल नहीं करती, वो भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करती है कैपेसिटर बैंक्स को। अच्छा, यहाँ पे एक साहब का सवाल ये था कि सिंक्रोनस कंडेंसर किस तरह से कंट्रोल करता है, तो मैंने इसका जवाब ये दिया था कि मुझे इसका भी फ़िलहाल पता नहीं है, तो मैंने इसका पता नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको देखकर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि सिंक्रोनस कंडेंसर में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली और फेस कन्वर्जन और फेस मैचिंग की जाती है, इन फेस किया जाता है वोल्टेज और करंट की वेव को आपस में इलेक्ट्रॉनिकली ज़ीरो सीक्वेंसिंग के ज़रिए, और ये मैं बाकायदा देखकर आपको बताऊंगा। इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो है मुझे, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा कि मैं उसके ऊपर ही बात कर दूँ, मैं देखूंगा और फिर अच्छा बताऊंगा। सर, वो फेज फेज एडवांसर था, सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं था। सिंक्रोनस कंडेंसर में तो वो सिंक्रोनस मोटर लगी होती है ना सर? जी जी, मैं फेज एडवांसर की बात ही कर रहा था। मैंने ये बताया था कि सिंक्रोनस कंडेंसर के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं करती, के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करती है कैपेसिटर बैंक्स को, लेकिन एक सिंक्रोनस कंडेंसर का भी सॉरी 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 सिंक्रोनस कंडेंसर नहीं होता, फेज एडवांसर, सॉरी मैं शायद गलत कह गया इसमें। फेज एडवांसर का वो तरीका होता है जिसके ज़रिए से आपकी वोल्टेज और करंट की वेव को इन फेज किया जाता है, जिसमें पावर फैक्टर के एंगल को मिनिमाइज किया जाता है, और जब ये दोनों वेव आपस में इन फेज हो जाती हैं फेज एडवांसर के मेथड के ज़रिए, और ये फेज ज़ीरो सीक्वेंस सर्किट भी इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसके ज़रिए से आपके जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव किए जाते हैं बाय फेज सीक्वेंसिंग के ज़रिए से। और इसका पूरा जो तरीका है वो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये देख कर भी बताऊँगा। इसके हवाले से मैं ये चीज़ बता रहा था, मैंने अब तक उसे नहीं देखा, लेकिन इंशाल्लाह मैं देख कर आप लोगों को ज़रूर इसके हवाले से गाइड करूँगा। अच्छा सर, थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसके बारे में। जी जी, आप बताएँ। सर वो इंडक्शन मोटर्स जो होती है ना हमारी, जी, इनकी वाइंडिंग को ओवर एक्साइट किया जाता है सर। ठीक है। ओवर एक्साइट करके ना, तो इसमें फेज और अपना वोल्टेज और करंट जो होता है इनको इन फेज किया जाता है सर। छोटा एक्साइटर लगा होता है सर इनकी शाफ्ट के साथ ना, तो जैसे वो उसको वाइंडिंग को एक्साइट कर देता है, तो तभी हमारे पावर जो है ना इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, ये इंडक्शन मोटर को एक्साइट कैसे किया जाता है, ओवर एक्साइट कैसे किया जाता है? सर एक छोटा एक्साइटर लगा होता है इसकी शाफ्ट के, मोटर की शाफ्ट के साथ, वो ओवर एक्साइट करता है सर। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है एक्साइटेशन सर्किट जो होते हैं वो जो स्टेटर होता है उसके ऊपर, सॉरी रोटर के ऊपर जो है डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं। खासतौर पे जो हमारे सिंक्रोनस मोटर होते हैं उनके आर्मेचर को डीसी वोल्टेज या एम्पेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे ओवर एक्साइटेशन प्रोड्यूस होती है और आपका जो पावर फैक्टर वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन ये तरीका सिंक्रोनस कंडेंसर में इस्तेमाल किया जाता है, मेरा नहीं ख्याल कि ये फेज़ एडवांसर में इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन बहरहाल मैं भी इसे फिर देख कर बताऊँ। आप मज़ीद भी देखिएगा इसे, क्योंकि ये तरीका जो आप बता रहे हैं ओवर एक्साइटेशन का, ये सिंक्रोनस कंडेंसर और सिंक्रोनस मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन में हमने ये डिस्कस किया था, आई थिंक आपको याद होगा, जो सिंक्रोनस मोटर उसमें पड़ी थी, तो ये तरीका मशहूर उसके लिए है। फेज़ एडवांसर के लिए तरीका मेरे ख्याल में कुछ और होता है, तो मुझे भी थोड़ा टाइम दें, मैं इसे देख कर बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ तक मज़ीद कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। हमने दो सेकंड फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रांसफार्मर सबस्टेशन को डिस्कस कर लिया है, अब सेकंड कैटेगरी ऑफ स्विचिंग सबस्टेशंस को डिस्कस करेंगे हम। These substations do not change the voltage level. As an example, incoming and outgoing lines have the same voltage. However, they simply perform the switching operations of power lines. तो ये just switching substations होते हैं जो सिर्फ on और off करने के लिए, interrupt करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ सबस्टेशन की अगर हम बात करें तो ये आपके पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशंस कहलाते हैं, और इनके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वो सबस्टेशन है जो कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन याद रखें, एक प्राइवेट फर्म इतना खर्चा नहीं करती कि इन सब के अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करें, वो ये दो तीन चीज़ें मिलाकर एक सबस्टेशन में भी कर सकती है। भाई सबस्टेशन है, ट्रांसफार्मर तो उसमें हो गई, और ब्रेकर के जरिए स्विचिंग हो सकती है, और उसके मीटर से पहले पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का प्लांट भी लग सकता है या पैनल लग सकता है, तो ये तीनों चीज़ें एक में हो सकती हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन बहरहाल कैटेगराइजेशन लेवल के ऊपर, क्योंकि हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर हमें ये सब चीज़ें एक
अलग अलग इंडिविजुअली भी डिस्कस करें तो बेहतर है। और क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन के लेवल के ऊपर चीज़ें बताई गई हैं कि सब स्टेशन पावर फैक्टर बेस्ड भी होते हैं। तो दो सब स्टेशन विच इम्प्रूव द पावर फैक्टर, जो आपका पावर फैक्टर होता है उसे इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर सबस्टेशन लगाए जाते हैं। वहाँ पर पावर फैक्टर आपका करेक्ट होता है, इम्प्रूव होता है। ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन। सच substations are generally located at the receiving end पे लगे हुए होते हैं of the transmission lines. These substations generally use synchronous condensers, जो आपकी synchronous मोटर होती हैं। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे 3 तरीके बताए अभी सिंक्रोनस कंडेंसर, उनमें सबसे महंगा तरीका है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का। नंबर 2 पे फेज एडवांसर आता है, और नंबर 3 और सबसे सस्ता तरीका जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का वो स्टैटिक कैपेसिटर्स का है, जो अमूमन इस्तेमाल किया जाता है यूटिलिटी की तरफ से भी और कमर्शियल और डोमेस्टिक लेवल पे भी। एज द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है सिंक्रोनस कंडेंसर। चौथी कैटेगरी के जो सबस्टेशन हैं, अब उस पर बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन। सो दो सबस्टेशंस विच चेंज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी आर नोन एज frequency changer substations. So the frequency change may be required for industrial utilization. बाज़ हमारे इंडस्ट्रियल कुछ इस तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं जिनके अंदर वेरिएबल फ्रिक्वेंसी अपर या लोअर फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है और उसकी वजह से बाज़ ऑपरेशन चल पाते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, जिनको सब स्टेशन से ही ऐसे वोल्टेज चाहिए होते हैं या कनेक्शन चाहिए होता है जिनकी फ्रिक्वेंसी अप डाउन या वेरिएबल होता है, वो कौन से ऑपरेशन होते हैं होंगे? जी जनाब, वही जवाब देगा। तो वो ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो वेरिएबल स्पीड ऑफ मोटर के ऊपर चलते हैं, ठीक है। बाज़ हमारे रोटेटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो वेरिएबल स्पीड पे चल रहे होते हैं और वेरिएबल स्पीड पे चलने की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो पेंट इंडस्ट्री की मोटर होती है, इनमें जो केमिकल के अंदर केमिकल मिक्स करके आप रंग लेकर आते हैं, पेंट के लिए कलर लेकर आते हैं, तो वो मिक्सिंग कंटिन्यूसली की जाती है और उनमें अमूमन जो मोटर इस्तेमाल की जाती हैं वो 10 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर के दरमियान होती है। एक बड़े टब के अंदर जो मिक्सिंग की जाती है पेंट, तो उनके अंदर केमिकल आपस में मिक्स होते हैं, उनकी कलरिंग मैच होती है रिक्वायरमेंट के मुताबिक और आपका पेंट तैयार होता है। तो उनके अंदर मुख्तलिफ तरह की कलर लाने के लिए या फिर वेरिएशन लाने के लिए आपको वेरिएबल स्पीड रिक्वायर्ड होती है। और अगर आपको ये मल्टीपल ऑपरेशन में रिक्वायर्ड है तो आप यूटिलिटी से ये डिमांड कर सकते हैं कि जनाब हमें जो आप फ्रिक्वेंसी का सिग्नल देंगे वो वेरिएबल हो, यानी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो या फिर आप 50 हर्ट्ज़ नहीं चाहते बल्कि 40, 30 या 60, 80 चाहते हैं हर्ट्ज़, तो उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अगर आपके मल्टीपल इस तरह की मोटर्स हैं जो कि चलती ही इस फ्रिक्वेंसी पे हैं, तो आप यूटिलिटी से डिमांड कर सकते हैं कि हमें इस फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दिया जाए यूटिलिटी से, ताकि हम अपने दीगर ऑपरेशन को परफॉर्म करवा सकें, चला सकें। तो उस मकसद के लिए आप फ्रिक्वेंसी चेंजर सबस्टेशंस की डिमांड करते हुए उससे वेरिएबल स्पीड के सिग्नल फ्रॉम द यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं। तो सच फ्रिक्वेंसी चेंज में बी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन। और याद, जैसे मैंने एग्जांपल दी इंडस्ट्री की, इसमें पेंट इंडस्ट्री है आपकी और रोटेटिंग इंडस्ट्री है आपकी, स्टील मिल हो गई, उनमें बहुत सारी मोटर्स होती हैं, कन्वेयर्स होते हैं जो कि वेरिएबल स्पीड पे चल रही होती हैं और उनके लिए मुख्तलिफ तरह की फ्रिक्वेंसी की यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो उस मकसद के लिए इंडस्ट्रियल नीड को पूरा करने के लिए आप फ्रिक्वेंसी चेंजर सबस्टेशन को इस्तेमाल करते हैं।